नमस्ते सभी का इंद्रियों का मेडिटेशन के मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम सभी का बहुत-बहुत सौभाग्य है कि हम अरुण श्रीवास्तव सर जी से जुड़े हुए हैं। सर भारतीय योग संस्थान से हैं। बाकी इंट्रोडक्शन जो है सर खुद दे देंगे। ओवर टू यू। इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, उतना ही है। बस भारतीय योग संस्थान है, अरुण श्रीवास्तव नहीं बल्कि भारतीय योग संस्थान बोलता है। जी। और मैं दिल्ली से ही हूँ। अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ, ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। तो जैसा आप लोगों ने अपना एक प्रस्ताव रखा था कि हमारा आज का मुख्य सब्जेक्ट जो है वो है अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस एक्चुअल में एक ऐसी चीज है जो आप कह सकते हैं कि अर्थराइटिस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसा होता है जो लाइफ मतलब आपकी एज का फैक्टर होता है, जो मान लें कि 50 साल के बाद में, क्योंकि हमारी सारी जोड़, जैसे पेट ढीला हो जाता है, ये हो जाती हैं, उसी तरीके से हड्डियों के बीच का गैप भी कम होने लग जाता है। तो वो तो एज फैक्टर होता है। दूसरा जो है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो होता है वो कभी भी हो सकता है, वो आपके किसी भी उम्र में हो सकता है। तो जिनको पहले जो 50 साल अभी हमने बताया, अब तो छोटी उम्र में भी होने लग गया है, क्योंकि खान पीन पे हमारा ध्यान नहीं है। अब ये जान लें कि एक बहुत छोटा सा वो बताऊं मैं आपको, आयुर्वेद की वजह से, कि हमारे शरीर की तीन चीज मुख्य होती हैं। एक होता है बात वात। वात का जो असर होता है वो होता है ठंडा, और उसी की वजह से हमें अर्थराइटिस होता है। दूसरा होता है पित्त। पित्त जो होता है शरीर की गर्मी की वजह से होता है, यानी गर्म चीजें खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा। तीसरी चीज जो होती है वो होती है कफ, यानी इसमें सांस की बीमारी होती है। तो तीनों चीजें अगर बराबर हैं तब तो हम स्वस्थ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ होता है, या तो वात की प्रॉब्लम होगी, या तो सांस की प्रॉब्लम होगी, यानी कफ की प्रॉब्लम होगी, या एसिडिटी गैस जिसको बोलना है। तो आज जो मुख्य सब्जेक्ट है हमारा वो है वात का। तो वात, अभी जैसे मैंने बताया कि इसकी प्रकृति ठंडी होती है, तो हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए अगर हमें बचना है वात से। जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए वो ठंडी चीजें न खाएं। ठंडी का मतलब तासीर ठंडी हो, ठंडक से मतलब नहीं है, कोल्ड से मतलब नहीं। अब हमें पता लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि किस चीज की प्रकृति ठंडी है, किस की चीज की प्रकृति गर्म है। तो जनरली जो हम अपने रूटीन में खाते हैं वो थोड़ा सा हम बता दें। जैसे घिया, लौकी जिसको बोलते हैं, उसकी प्रकृति ठंडी होती है। खीरा जो होता है उसकी भी प्रकृति ठंडी होती है। चीनी जो होती है उसकी भी प्रकृति ठंडी होती है, शुगर। नमक जो है वो तो हमें वैसे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत कम खाना चाहिए, सोडियम की जरूरत जितनी हो उतनी, अदरवाइज वो और नुकसान करने लगती है। अगर हम बादी चीजों का नाम ले तो वो तो सभी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि बादी चीजें न खाएं, यानी जिससे कब्ज होती है। अब प्रश्न ये होता है कि बहुत फायदा करती है लौकी यानी घिया, तो कैसे खाएं? खाना भी जरूरी है। तो उसको हम जीरे से तड़का अगर दे करके कोई भी चीज अपनी सब्जी बना लें, और शायद आप लोगों को मालूम भी होगा, आप लोग औरतें हैं, कि जब घी की सब्जी बनाई जाती है तो उसमें जीरे का तड़का दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? केवल इसीलिए कि उसकी ठंडक को मार दे। तो अब आया प्रश्न केवल एक चीज का, अर्थराइटिस का, यानी वात की वजह से होती है। तो अर्थराइटिस इनफैक्ट
दो चीज होती है, अभी जैसे मैंने पहले बताया था, एक तो होती है एज फैक्टर, हो सकता है, या हो सकता है हेरिडेटरी हो सकता है आपके पेरेंट्स को हो, तब भी हो सकता है, जरूरी भी नहीं है। और तीसरा है इन्फ्लेमेशन। अब जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ये किसी भी उम्र में होता है, मैंने अभी बताया। इसकी प्रॉब्लम जो है, क्या होता है, इसमें जो आपका ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, आपका इम्यून सिस्टम मतलब होता है जो आपके शरीर में जो लड़ने की क्षमता होती है आपके सेल्स में, वो थोड़ी कम हो जाती है। वो कम होती है कैसे, वो भी बताऊं। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं, और आपको हमें बताना नहीं होता है कि अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस आपके शरीर के अंदर आए, तो हमारे अंदर का जो सिस्टम है, जो सेल्स हैं, उनको वो खा जाती है। लेकिन इन्फ्लेमेशन वाले में जो मैंने बताया, उसमें क्या होता है, अभी मैंने बोला ना कि ये ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। वो क्या होता है कि वो सेल्स ये भूल जाती हैं कि ये जो बैक्टीरिया बाहर से आ रही है, यानी जो चीज बाहर से आ रही है, बैक्टीरिया सेल्स और के ही होते हैं, एक एक सेलुलर होते हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि ये बाहर से आया है कि अपना ही है, तो अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। इसको ऑटो इम्यून सिस्टम बोलते हैं। जब वो अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देंगी, तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर ही वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन की। तो इन्फ्लेमेशन जब होता है, तो सबसे पहले आपकी जोड़ों में होता है, घुटने में होगा, कलाई में होगा, अंगुलियों में होगा, और बहुत ज्यादा मतलब पेनफुल होता है इन्फ्लेमेशन वाला। तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जब इन्फ्लेमेशन होता है तो स्वेलिंग भी हो सकती है, वहां पे लाली भी आ जाती है, ऐसे लगता है कि जैसे लाल लाल हो गया। तो उसको कैसे करेंगे, उसका उपचार अलग है। उसके लिए हमें कोल्ड, यानी ठंडी बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। और दूसरी वाली जो थी, जो हमने बताया कि आपके एज फैक्टर में जाती है या हेरिडेटरी आती है, उसमें दर्द होता है, तभी दर्द होगा जब आप मूवमेंट करेंगे। लेकिन जो दूसरी वाली जो मैंने इन्फ्लेमेशन वाली बताई, वो आप बैठे होंगे तब भी आपको दर्द कर सकता है, यानी वो पेनफुल ज्यादा होता है। ये वाला अर्थराइटिस जो एज वाला है, इसमें पेन कम होता है जब हम चलते हैं तभी, जैसे घुटने में। और होता क्यों है, अब ये भी समझना है कि भाई एज हुई तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा हमारा घुटने काम करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले घुटने में ही आती है, क्योंकि हम कभी कभी आजकल देखिए वेट भी ज्यादा हो गया है लोगों को। तो अगर वेट ज्यादा है तो आपके घुटने पर प्रेशर आपके शरीर का जो पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा पड़ता है, तो हड्डी जो होती है इस तरीके से, उसके बीच में एक लिक्विड होता है, स्पॉन्ज से लिक्विड भरा होता है। जब हम बहुत ज्यादा करते हैं, तो अगर ये गैप इतना इसमें बीच में पड़ा हुआ है, तो क्या होता है, ये गैप कम हो जाता है। ये गैप कम होने की वजह से आपके हड्डियों में दर्द होता है, तो चलने में आपको दिक्कत होगी। तो इसका मतलब, अब इसका उपचार क्या करना है हमें। रिमेटॉइड अर्थराइटिस आपने सुना होगा, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से रिमेटॉइड होती है, इसको ऑस्टियो बोलते हैं, जो हमारी एज फैक्टर की वजह से होती है, या हमारा वेट ज्यादा हो गया तो एज फैक्टर खत्म हो जाता है, वो पहले से सिर दर्द, तो ये आपका घुटना दर्द करने लग जाएगा, कंधा दर्द करता है, कलाई दर्द करती है। एक किस्म से आप कह लीजिए कि जो आपका सर्वाइकल होता है, वो भी एक किस्म की यही प्रॉब्लम होती है। एज फैक्टर भी हो सकता है। अब देखिए आजकल तो स्पॉन्डिलाइटिस बच्चों को भी होने लग गया है, क्योंकि उनकी आदत बन गई है ऐसे देखने की। इसका मतलब दो रीजन हो गया, एक तो हो गया हड्डी आपकी मुलायम हो रही है, और एक हड्डी दूसरे हड्डी से छू रही है। दूसरी चीज, जो हम खाते पीते हैं उसमें अगर ठीक से हमने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं किया, अगर हमारा डाइजेशन सही नहीं है,
मेरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं है, मैं ऑक्सीजन इनटेक बहुत कम कर रहा हूँ, यानी प्राणायाम नहीं करता, तो जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे जोड़ों में जाके जमा हो जाते हैं। तो चाहे आपकी गर्दन हो, चाहे आपका कंधा हो, चाहे आपका घुटना हो, चाहे आपका कलाई हो, चाहे जहाँ हो, ये वहां पर जमना शुरू कर देते हैं। फिर मूवमेंट में आपको तकलीफ होती है। इसका भी दो रीजन है। हो सकता है कि आपकी कैल्शियम की डिफिशियंसी हो और विटामिन डी की एफिशिएंसी हो, तो भी आपकी कैल्शियम, जब आपकी हड्डी जो है वो कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने की वजह से वो प्रॉब्लम फिर आपको आने लगती है। चाहे हड्डियां मुड़ जाएं, चाहे हड्डियां गलने लग जाएं, यानी ये प्रॉब्लम, डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग से जुड़ना बहुत जरूरी है। योग अपने आप में ही, अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा टाइम आपके पास कम होता है, फिर भी मैं बताऊंगा कि आप इसको बिना किसी दवा के भी सही कर सकते हैं। और इसकी बहुत ज्यादा आपको उदाहरण मिलेंगे कि केवल योग ही करके बिना दवा के आप ठीक से हो सकते हैं, थोड़ा खाने पीने पर आपका ध्यान हो। तो अभी आपने समझ लिया कि आर्थराइटिस होता क्यों है। अब हम बताएंगे कि इसको कैसे रोका जाए। तो रोकने के पहला, आपके भोजन पर मैंने अभी बताया, तो गर्म चीजें खानी चाहिए। ठंडी चीजें तो मैंने आपको बता दिया, दो चार ऐसी भी बहुत सारी चीजें ठंडी, दही भी ठंडी होती है, हाँ, दही भी नहीं खाना। घिया के लिए भी मैंने बताया कि अगर बहुत जरूरी है तो नहीं खाना। चीनी भी ठंडी होती है, चाय जो पीते हैं उसमें भी चीनी डाल के पीते हैं, मिठाई खाते हैं वो भी है। ऐसा नहीं है कि मिठाई खाते हैं तभी आपको चीनी मिल रही है, आपको मैदे से भी ज्यादा, यानी वो चीजें जो बड़ी जल्दी हजम हो जाती हैं वो आपको शुगर दे जाती है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी चीजें जैसे चावल थोड़ा कम खाएं, रोटियां मल्टीग्रेन की बनाएं, एक ही दिन एक ही जैसी रोटी नहीं खाना, कभी कोई रोटी बना लें, कभी कोई रोटी बना लें, कभी कोई रोटी बना लें। और बाजार से कोई भी वो चीज जो प्रोसेस्ड फूड जिसको बोलते हैं, अवॉइड करना। तेल घी के लिए मना किया जाता है, लेकिन तली हुई चीजों के लिए मना किया जाता है। घी बहुत जरूरी है, आपको जरूर घी खाना चाहिए, क्योंकि अगर घी नहीं खाएंगे तो लुब्रिकेशन कैसे मिलेगा। इसका मतलब घी भी खाना जरूरी है आपको, लेकिन निश्चित मात्रा, ज्यादा नहीं। वर्जिन ऑयल आजकल मिलता है ना, वर्जिन कोकोनट ऑयल, इस तरीके के, यानी जो अनप्रोसेस्ड होते हैं उन तेलों को, सरसों का तेल है, देशी घी है, तो ये तो लेने वाली बात है। और गर्म चीजें कौन सी होती हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देंगे। और ये जो दालचीनी होती है, ये इसका प्रकृति गर्म है। लहसुन जो होती है इसकी प्रकृति गर्म है। जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी गर्म प्रकृति वाले होते हैं। तिल जो है वो भी गर्म प्रकृति का है। तो ऐसी चीजें लें जो गर्म। अब इतनी सारी चीजें जान गए, अगर आपको जरूरत है तो आप पूछ भी सकते हो कभी, या नेट पे भी देखें, लेकिन नेट पे कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें सही लिखी होती हैं। कभी कभी लोग ऐसे ही लिख देते हैं और उसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है ये वो लिखते नहीं है, और हमने खाली देख लिया और खाना शुरू कर दिया। नहीं, तो इसका मतलब नेट पर देख करके कोई विश्वास ना करें कि ये सही ही होगा। तो गर्म चीजें मैंने बता दिया, ये अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारनी है गर्म चीजें। तो ये तो खाने की बात हो गई, आपको कारण का पता चल गया क्या खाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा हम आसनों के बारे में समझ। मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि जब ब्लड सर्कुलेशन मेरा सही नहीं होता है तो टॉक्सिन्स जो है हमारे जोड़ों में जमा हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सूक्ष्म क्रियाएं हम बताएंगे जो बहुत ही जरूरी है। अभी सूक्ष्म क्रियाएं मैं बताना शुरू करूं तो हमारा ख्याल है आधे पौना घंटा लग जाता है उसी का। तो आज मैं पैर का नहीं बताने वाला, पैर का ही बता दूं, क्योंकि पैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके घुटने का। तो आप मुझे देखेंगे,
पैर को मैंने ऐसे खोला, हाथ यहाँ साथ में रख लिया। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे घुटने में दर्द है, तो मैंने एड़ी को दबाते हुए अंदर की तरफ लिया, दबा के आ रहा हूँ और दबाते हुए बाहर की पूरे प्रेशर के साथ, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे पैर को भी कर लेंगे, टाइम चूंकि ज्यादा हो जाएगा तो मैं बता रहा हूँ। तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2, अभी मैंने बोला ना कि टॉक्सिन जमा हो जाते हैं ठंडक की वजह से। अभी जाड़ा आने वाला है हिंदुस्तान में, तो और ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो गर्मी कैसे हो आप देखिए, दोनों हाथ को मैंने अपने नीज के साइड में रखा और इसको जल्दी से रब करिए इसे, तो देखो गर्म हो जाएगा। आप करते रहो, देखो गर्म हो जाएगा। और ये गर्म होने का मतलब है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन यहाँ अच्छा होगा, और ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा हो गया तो टॉक्सिन यहाँ जमा नहीं होगा, टॉक्सिन जमा नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो साइड में हो गई। अब ऊपर ले लेते हैं। मैं एक पैर का बता रहा हूँ आपको, दोनों पैर का। ये ऊपर किया, नीचे बहुत जरूरी है, नीचे हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। देखो ये हो गया। ये वाला तो हम लोग अक्सर घुमा लेते हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखिए, ये 4 उंगली है ना, 5 उंगली है, 2 उंगलियों के बीच में चैनल्स होते हैं। वात रोग में ये भी आप एक से दबाएंगे ना, अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब वात से आप इफेक्ट में आ गए हैं। तो 4 चैनल है, 1 2 3 4, इनको ऐसे प्रेशर डालना है, आपको प्रेशर करना है नीचे से ऊपर तक, दूसरे को भी नीचे से ऊपर तक। तो ये तो खाली हमने प्रेशर किया। अब इसको हीटअप करने के लिए 4 उंगली इस पर रखेंगे और जल्दी जल्दी इसको ऐसे रब करेंगे, तो ये भी गर्म हो जाएगा, यानी यहाँ से भी आपको ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। दूसरी चीज, आप अगर ये पैर देखेंगे तो यहाँ पर एक नस है और ठीक नीचे भी एक नस होगी, दिख रही है ये। इसको ऐसे दबाना खूब जोर से, पहले पहले दबाना और उसके बाद ऐसे रब करना खूब कसते हुए। ये नीज की प्रॉब्लम की बहुत सही चीज है। अभी मैंने एक बात बताई थी कि कब्ज की वजह से भी अर्थराइटिस में प्रॉब्लम होती है, तो कब्ज के लिए ये बड़ा अच्छा है। मैं एक पैर का ही कर रहा हूँ और वो भी बहुत। तो घुटने के एक्सरसाइज, एक हाथ हमने यहाँ रखना है, दूसरे हाथ से इसको जितना करीब ला सकते हैं लाएं, तो समय दे करके। दूसरा, इसको ऐसे पकड़ लीजिए और अपने हील का बड़ा से बड़ा जीरो बनाएंगे। जंघा मूवमेंट नहीं कर रही है, जो भी मूवमेंट हो रहा है और लेग में रखना है, क्लॉक का एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया। उसके बाद ये दोनों मुट्ठियां इसे रखिए नीचे इसके, और जल्दी जल्दी हिट करें। मैंने बोला था ना कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लिगामेंट यहाँ का। उसके बाद इसको दबाइए, इतना दबाइए कि हील्स आपके ऊपर उठ जाए। प्रेशर जा रहा है इस समय। एक हो गया। एक ऐसे हाथ रख करके साथ में घुटने को नीचे दबाइए, ढीला छोड़िए, नीचे दबाइए। तो आपकी जो कटोरी होती है वो पैलेट बोलते हैं, ये आगे पीछे करती है। तो ये लिगामेंट की, आप देखो मैं थाइज भी देख रही आपको, और लिगामेंट भी आपके यहाँ सही हो रहा है। जो भी मूवमेंट है हमारे घुटने को नीचे दबाने का है। चलिए, तो समय के हिसाब से इसको ज्यादा कर लेते हैं। तो अर्थराइटिस में एक तो घुटने की दर्द हो गई, वो भी हमने किया। दूसरा प्रॉब्लम हमारे कमर में दर्द हो सकती है, क्योंकि अर्थराइटिस तो आपके, तो जैसे मैंने बताया कैल्शियम की कमी भी हो जाती है ना। महिलाओं में ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि कैल्शियम का ड्रेनेज बहुत ज्यादा होता है। तो अभी क्या करना है, आप आराम से बैठ जाइए, कोई जरूरी नहीं पद्मासन लगाने का। एक हाथ यहाँ रख करके अंदर की तरफ प्रेशर डालना है, दूसरा हाथ पीछे रखेंगे, सांस भर के हम पीछे जाते हैं। अब देखो कि आपकी कमर पूरी तरीके से घूम रही है, रिलैक्स किया। इसी को हम दूसरी तरफ से करते हैं। अगर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो अर्थराइटिस की जगह हमें और प्रॉब्लम होने लग जाती है। साइटिका का है ना, देखो
कमर पे ही खाली हम घूम रहे हैं ऐसे। तो अपने हिसाब से 2-4 बार घूम गए इधर से, तो 4 बार इधर से घूम। एक बड़ी अच्छी चीज है, हमने अभी डाइजेशन की बात बोली थी ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सही नहीं होता, कठिन है थोड़ा। आप यहाँ देखें कि अपने हाथ पे वजन ले पाते हैं, ये देखो, ये डाइजेशन को बहुत सही करता है, और नाभि अगर किसी की खिसक गई है तो भी सही होता है। तो ये तो यहाँ की एक्सरसाइज हो गई। अब मैंने बोला था ना कि हर जोड़ में एक्सरसाइज ये प्रॉब्लम होती है, कलाई, ओ सॉरी, आपका टखना, आपका यहाँ पर, आपके यहाँ पर, आपके यहाँ पर। तो ये इसकी एक्सरसाइज कैसे होगी, देखो, दोनों कोहनियां ऐसे मिलाना है और पीछे ले जाना, ऐसे सीधा पीछे ले जाना, ऐसे नहीं ले जाना। एक्सेल, इनहेल। तो जरूरत के हिसाब से इसको 10-15 बार कर लें। ये हो गया। अब देखो, शोल्डर की अगर प्रॉब्लम होगी तो आप नहीं कर पाओगे जो मैं करने जा रहा हूँ। ऐसे इसको मिलाना और इसको ऊपर ले जाना, देखो कितना ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है, और नीचे ले। एल्बोज हमारी मिली रहनी चाहिए, शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही है। कोहनी यहीं पर रख करके ऐसे करना, ठीक, ऐसे करना। जिसका शोल्डर फ्रोजन हो जाता है उसके लिए बड़ी अच्छी चीज है। नहीं, दोनों हाथ सामने लिए, ऐसे ही हाथ एकदम सीधा है कि नहीं, मैं इसको ले जाऊंगा अपने कान को छूते हुए जितना पीछे जा सकता है, हाथ एकदम सीधा रहेगा। दिख नहीं रहा है आपको, थोड़ा पीछे चला जाओ, हाथ कान से होकर के पीछे जा रहा है। ऐसे पीछे से हम पकड़ेंगे, कंधा पीछे करेंगे, हाथ नीचे, और पीछे से हाथ उठाएंगे और थोड़ा आगे झुक जाएंगे तो शायद और हाथ चला जाएगा। रिलैक्स करते हैं, ऐसे कलाई पकड़ते हैं, ऐसे। तो एक कोहनी सिर के पीछे रखा, दूसरे को जितना खींच सकते हो। पर्पज है ऊपर वाला हाथ जो है वो सिर के पीछे चला जाए, बीच में आपका सिर नहीं आना चाहिए। खुल रहा है कंधा, ऐसे ही दूसरी तरफ से। ये तो बहुत लोग कर लेते हैं ऐसे। ये भी कैसे करना, देखो आगे कोहनी मिली, कान के साथ लगी, पीछे से होते हुए ये कर, ऐसे ही ऊपर से। अब हाथ की एक्सरसाइज हो सकता है एल्बो में प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखो ऐसे करो और इसको ऐसे सीधा करो। अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो हाथ सीधा होना मुश्किल है, दर्द करेगा। नहीं, देखो, ये जो हाथ ऊपर था उसको नीचे कर लिया, नीचे वाला ऊपर कर लिया, फिर सीधा करो। दर्द हो गया तो थोड़ा झटका दे दो सामने से, थोड़ा झटका सामने, दाएं, थोड़ा ऊपर। ये तो एक्सरसाइज हो गई आपकी। अब कंधे की भी और एक्सरसाइज होती है। मैं जैसे कर रहा हूँ नहीं कर पाते, आसान सा करते हैं। ऐसे एक तरफ रख लेंगे, दूसरा ऐसे खींच, हाथ सीधा हो जाना चाहिए, देख रहे हैं। अब ये पैर वाला इधर नहीं उठना चाहिए, अगर उठ गया तो फिर मजा नहीं आएगा ना। वापस लिया, दूसरी तरफ फुल करें, वापस आ गया। एक और थोड़ा सा बाह की और छाती और पीठ की दोनों होती है, हाथ ऐसे कर दो, हथेली नीचे है ना, हथेली सामने कर, हथेली थोड़ा ऊपर कर, हथेली और पीछे ले जाओ। अब देखो छाती, कंधा और पूरा हाथ एक्सरसाइज में हो रहा है। हथेली सामने, हथेली नीचे, हथेली पीछे और हथेली ऊपर करो। कलाई मुड़नी नहीं चाहिए, कलाई सीधी रहेगी। अब इसको जल्दी जल्दी कर लो, तो पूरे हाथ, कंधा, छाती और पीठ की एक्सरसाइज अच्छे से हो गई। रिलैक्स करते हैं। सर्वाइकल की हम नहीं करते क्योंकि सर्वाइकल तो आप सब जानते ही होंगे। एक मरकट आसन है जो कमर दर्द के लिए, अर्थराइटिस के लिए बहुत ही अच्छा है, तो केवल एक ही करेंगे। देखो, लेकिन इसका ध्यान से देखिएगा, लोग गलती करते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा बताऊं।
ऐसे लेट गया मैं, मेरी एड़ी नजदीक है, दोनों हाथ को मैंने ऐसे कर, तो एक्सेल करके हम दोनों घुटने को राइट साइड ले गए, तो राइट वाला हाथ यहाँ पहुंच जाना चाहिए, राइट ले गए ना, तो राइट वाला हाथ ऐसे रखना, पंजा पंजे के ऊपर है ना, इसको दबाना खूब और गर्दन तो दे दो। और जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, इतना ही हम दूसरी तरफ से कर लेंगे, तो भी मैं नहीं करने जा रहा, दूसरी तरफ से कर लेंगे, समझ में आ गया। हाँ, थोड़ा सा एक और कर लें तो बड़ा आसान हो जाता है। आप देखें, इसको हम मरकट आसन की सेकंड स्टेज बोलते हैं। हमारे दोनों पंजों में फासला है, दोनों हाथ से तरफ, तो पहले से मैंने राइट फुट को अपने लेफ्ट नी पे रखा और इसको अंदर की तरफ रखा है, ये तो ऊपर वाला घुटना यानी लेफ्ट वाला नी जो है जमीन पर आ जाएगा, तब तो काम हो गया समझ। देखो खिंचाव आपकी इस कमर पर, आपके शोल्डर पर, गर्दन दूसरी तरफ जाएगी, देखो पूरा पैर स्टिच में आ रहा है, ऐसा दूसरी तरफ भी करना। हमेशा आपकी नेक जो है दूसरी तरफ जानी चाहिए, चेहरा फेस, ये हो गया। भुजंग आसन इसमें बहुत जरूरी है, सबसे आसान भुजंग आसन। पेट के बल लेट गए, दोनों हथेलियां ऐसे रखा और एल्बोज को हमने ऊपर रख लिया है। इनहेल करके धीरे धीरे हमने सांस सीधा कर दिया। अब यहाँ पर आकर के हमें कोशिश करना है कि मेरी थाई जंघा जमीन पर लगे और मैं पीछे देखूं, पीठ खड़ी हो जाए, पीछे जंघा जमीन पर लगा, एक्सेल कर धीरे से नीचे आए। कमर दर्द के लिए यानी अर्थराइटिस, मैंने बोला ना कि हर जोड़ में टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आसन में इतने बताऊंगा। अब थोड़ा सा प्राणायाम बहुत जरूरी है। भस्त्रिका प्राणायाम, सॉरी, कपाल भाती प्राणायाम को प्राणायाम नहीं बोलते हैं, उसको हम शुद्धि क्रियाओं में बोलते हैं। हाँ, शुद्धि क्रियाओं में आता है वो, और शुद्धि क्रियाओं का मतलब है हमारा कि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स का बाहर जाना। तो एक बड़ा अच्छी चीज हम आपको बता दें, ये जो हमारी उंगलियां हैं ऐसे और अंगूठे को ऐसे, तो क्या हो रहा है ये आपको मालूम है ना। यहाँ पर बायां हाथ है तो हार्ट है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, दबा दिए सबको। और जब अंगूठा ऐसे किया तो हमारा थायराइड है, ये सारी चीजें सही हो रहा है। इधर इधर लीवर है, जहाँ पैंक्रियाज था लीवर है, बाकी आपका किडनी है, इधर आप, मतलब ये सारी चीजें आपको दबा देती है। ऐसे ऐसे बैठ जा रहा। अभी मैंने बोला कपाल भाती एक ऐसी चीज है जो शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। तो कपाल भाती धीरे धीरे करेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो या हार्ट की ट्रबल है, नहीं तो हम थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। एक मूल बंद होता है, तो मूल बंद हम छोड़ देते हैं, हमें रेक्टम को टाइट करना है। जैसे आपको पोटी लगी हो और जगह नहीं है तो आप रोकते हो ना, तो उसको अश्विनी मुद्रा बोलते हैं, तो उसको लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले कुछ सांस भरते हैं, कपाल भाती बोलने जरा देखा, इसको फोर्सफुली और स्पीड के साथ फेंकते हैं, कैसे हम इनहेल करते नहीं है, इनहेलेशन अपने आप होता है, समझे? अगर भस्त्रिका होती है तो इनहेल और एक्सेल दोनों हम करते हैं, लेकिन इसमें हम केवल एक्सेल करते हैं। इसका समय खाने से 3 घंटे बाद ही होना चाहिए, इसका ध्यान।
अभी मैंने बोला कि हाई ब्लड प्रेशर की स्पीड जो मैं है वैसे कर सकते हैं। स्पीड एक बार से दिखा रहा हूँ। इस स्पीड से अगर बीपी भी है, हार्ट की ट्रबल भी है, तब भी कर सकते हैं। हार्निया वाले अगर करते हैं तो उनको बेल्ट पहन के करना चाहिए है? इसका ध्यान रखें। और किसको नहीं करना चाहिए? ऑपरेशन हुआ है किसी कारण से और 3-4 महीने हुए तो नहीं, कम से कम 5 महीने हो जाना चाहिए। गर्भावस्था में तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि पेट पे प्रेशर जा रहा है, नहीं समझ गए? लेकिन इसको ज्यादा करना है, कम नहीं करना है। हम कम से कम 10 मिनट लेके चलते हैं। अगर आपके पास कंटिन्यूअस टाइम है तो आप 20 मिनट 25 मिनट एक बार में कर लो। टाइम नहीं है तो 10 मिनट सुबह कर लिया, 10 मिनट शाम को कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? नहीं? जितना फायदा आपको कपालभाति करता है, अनुलोम विलोम के फायदे में और इसमें फर्क है। अनुलोम विलोम टॉक्सिन जरूर निकालेगा, लेकिन साइनस की प्रॉब्लम को सॉर्ट नहीं करेगा, जबकि ये साइनस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। इसमें आपके पेट पर प्रेशर पड़ता है तो किडनी, यूटेरस, ओवरी, इंटेस्टाइन, लंग्स सब प्रेशर में जाते हैं। देखिए गए ना प्रेशर में। इसका मतलब टॉक्सिन्स यहाँ से भी निकलेंगे, चाहे वो आपके गाल ब्लैडर में स्टोन हो, चाहे आपके किडनी में स्टोन हो, चाहे आपके सिस्ट हो, ये सबको निकालने वाला है। तो क्यों नहीं करेंगे भाई इसको? तो ये तो कपालभाति का हो गया। अनुलोम विलोम में, अनुलोम विलोम में थोड़ा सा हम परिवर्तन बताएंगे। एक हाथ ऐसे रहने दो। हाँ? प्राणायाम की मुद्रा कैसे होती है? फर्स्ट फिंगर यहाँ ए, ऐसे करते हैं। ऐसे करने से क्या फायदा है कि आपकी गर्दन नीचे जाएगी तो अंगूठा ऊपर चला गया, आप तो नाक बंद करने के यहाँ रखोगे। तो इसका मतलब ये प्राणायाम की मुद्रा अपने आप में सैद्धांतिक है कि अपने आप आपकी गर्दन को सीधी रखती है। तो आज थोड़ा सा परिवर्तन मैं बताऊंगा आपको, जो आपको देखने में मिलता है, सुनने में मिलता है। आप लेफ्ट से सांस भरो या राइट से, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो हमने लेफ्ट से सांस लिया 10 की गिनती में, 2 की गिनती रुक लेना है, फिर 20 की गिनती में निकालना है राइट से, फिर भरना है, 2 सेकंड रुकना है, इस क्रिया को और धीमा कर सकते हैं आप, और तेज भी कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया है ये आपके नाक को एकदम साफ कर देता है। अगर धीरे धीरे करोगे तो उतना देर से नहीं होगा। हाँ, तो एक मैंने आपको बोला कि निकालने में समय ज्यादा नहीं लगाना। जब आप निकालोगे तो फेफड़ा आपका एकदम स्क्वीज हो जाएगा। भरने में तो भर ही जाता है। कपालभाति में हमने केवल निकाला ही था तो बिना भरे भर गया था ना। तो इसका मतलब अब इसमें भी अपने आप भर जाता है, तो हम थोड़ा टाइम लगा लेते हैं तो ज्यादा भर जाएगा। यानी हमारे फेफड़े में बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा नॉलेज की बात हो जाए। अंग्रेजी में आप 1000 जानते हैं, 1000 के बाद मिलियन आता है, 10 है, 100,000 में 1 मिलियन होता है। अगर 10 मिलियन हो जाए तो 1 बिलियन होता है, और 10 बिलियन हो जाए तो ट्रिलियन आ जाता है। सोचो कितना बड़ा हो गया। तो हमारे फेफड़े में 7.5 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। लेकिन नॉर्मली जब मैं सांस लेती हूँ, मैं लेता हूँ, तो उसका चौथाई हिस्सा ही काम में आता है। कपालभाति में भी 90% या 70% तक ही काम में आता है। लेकिन जब मैंने अभी अनुलोम विलोम ज्यादा टाइम लगा दिया सांस को निकालने में, तो करीब 90, 95, 99 तक हमारा फेफड़ा एकदम खाली हो जाता है। इसका फायदा तो है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, अनुलोम विलोम, यानी अगर आपको हीलिंग करवानी है, कहीं चोट लग गई तो भी अनुलोम विलोम फायदा करता है। खैर अभी तो बात चल रही थी, तो हम 2 ही प्राणायाम के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। एक कपालभाति, जो बहुत जरूरी है आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, और दूसरा, हाँ,
हमें शुद्धि क्रियाओं में तो आप एक ये हो गया, दो शुद्धि क्रियाएं हमें और करना है। एक तो जल नीति, लोटा मिलता है, नाक डालना है, दूसरी नाक से निकलेगा, इसमें डालना है, दूसरी नाक से निकलेगा। आराम से सीख लीजिए कहीं आपके अपने यहाँ से। एक हो गया। और दूसरा, कम से कम 3 महीना में एक बार एनिमा जरूर ले। सादे पानी से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो त्रिफला के पानी से ले लीजिए। त्रिफला के पानी में थोड़ा सा कुछ और मुलेठी मिला लेते हैं, मुलेठी के पानी एलोवेरा मिला लेते हैं, नहीं भी मिलाओगे तो भी चलेगा। नहीं। और शंख प्रक्षालन 6 महीने में एक बार ऑनलाइन हम करवाते हैं। देखिए अभी हो रहा था इंडिया में, यहाँ पे हमने करवाया, करीब 20 लोगों ने किया। खैर, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाएंगे, अपने आप सही रहोगे, दवाई क्या खाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो प्राणायाम की बात है। अब थोड़ा मन भी सही होना है, तो मन सही होने के लिए आज हम केवल 2 चीज करेंगे। एक तो हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। मन सही हो जाता है तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? ये अंगूठा हमने अंदर रखा, आप चाहें तो 2 उंगली आंख पे ऐसे होना चाहिए, सांस भरे, मैंने एक बार किया, हिसाब से आप ज्यादा कर लीजिए। सर फिंगर्स का प्लेसमेंट एक बार दिखा दे, आपका फेस नहीं पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। कई बार लोग फिंगर्स के लिए पूछते हैं ना। स्वामी रामदेव ऐसा करते हैं, तो आप कंफ्यूजन ना करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पर्पज है कान बंद आंख बंद। नहीं। और जब हमने सांस भरी, तो वाइब्रेशन जो होता है पूरे सिर में, पूरा ब्रह्मांड हमारा हिल जाता है, जिससे याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसको हमें योग में जरूर करना चाहिए। एक तो ये हो गया। अब चूंकि मेडिटेशन में तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि अ, किसको कौन सी मेडिटेशन अच्छी लगती है। चुप रहना अच्छा लगता है, मैं ना बोलूं कुछ, आपको बोल दूं कि आप अपना ध्यान रखो एक जगह पर्टिकुलर किसी चीज में, नंबर 1। नंबर 2, मैं बोलता रहूं, मैं जो बोलूं उस पर आपका ध्यान रहे, नंबर 2। नंबर 3, ये जो मैंने अभी किया है। नंबर 4, अगर इसमें से भी कुछ न मन लगे तो मंत्रों का उच्चारण या ओम की ध्वनिया करते हैं, या कीर्तन भी ध्यान का ही एक रूप है? लेकिन प्रेम से, लगन से करना। ऐसे नहीं कि कीर्तन हो रही है और आप सुन रहे हो, उसमें फायदा नहीं होता। आप खुद कीर्तन करो, या हरे रामा हरे कृष्णा, कोई जरूरी नहीं है कि राग से ही करें। इसके अलावा आज हम थोड़ा सा त्राटक कर लेते हैं, तो आँख का भी फायदा हो जाएगा और आपका ध्यान भी लगेगा। तो कैसे करते हैं? एक अंगूठे को अपने आँख के लेवल में ले जाओ। हम केवल 1 मिनट करेंगे आज। है हम बिना आंख बंद किए हुए अपने नाखून के किसी एक पॉइंट को देखना शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट मैं लूंगा, शुरू कर देते हैं। आंख, अगर आपकी आंसू आने लगे तो आप बंद कर लेना, बेशक कर सकते हो, कोई वो नहीं है, लेकिन प्रयास रहेगा कि आंख बंद ना हो। चलो देखो, 1 मिनट कर सकते हो क्या?
1 मिनट हो गया। हाथ नीचे करो, आंख में दर्द हो गई होगी, थोड़ा सा सहला लीजिए। तो ये त्राटक का 2 फायदा, एक तो आपके विजन का फायदा हो गया, दूसरा आपका कंसंट्रेशन जो था वो आपके बराबर नेल पर था। आप इधर उधर अगर सोचते तो आपको नाखून नहीं कुछ और दिखने लग जाता। तो ये तो हो गया आपका ये। मेडिटेशन का एक और मैं बहुत आसान तरीका बता दूं। आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि बात तो अर्थराइटिस की हो रही थी और ये क्या बोलने लगते? नो सर, हाँ सर मेडिटेशन इज मस्ट। हाँ जी। यस। तो मेडिटेशन एक नई विधि हम आपको बताते हैं। मैं आप खुद देखिएगा, पहले पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो आप देखिएगा और बताइएगा जो मैं बोलूँगा वो ऐसा होता है क्या। तो पहले आप मुझे कर लेने दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक फिंगर अपने कान में इतनी ज़्यादा दबा के रखा हुआ है कि हमें बाहर की आवाज़ नहीं आएगी। मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा और उसके बाद देखता हूँ कि कोई आवाज़ सनसनाहट की कोई आवाज़ आती है क्या। हाँ, तो ज़रा चेक करिए, आंखें बंद कर लेना। नहीं सुनाई देगा तो अपना ऑडियो खोलना और बता देना। चलिए निकाल लीजिए, मेरी आवाज आ रही है तो कान निकाल से निकालिए अपनी उंगली। अब आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्या कोई साउंड आई या नहीं आई? आप बता दो कि नहीं आई ईमानदारी से, तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि नहीं क्यों आई होगी। सर मुझे तो आई नहीं, बाकी आप सब लोग बताएं। हाँ जी बताइए, सारे बताइए, आप सभी के लिए है, केवल एक के लिए नहीं। सब लोग। हाँ या ना? साउंड नहीं आई। है? नहीं आई नहीं आई, वेरी गुड। और किसी को भी नहीं आई? सर, नहीं नहीं आवाज आई तो आई। सर। तो अब मैं आपको बता रहा हूं। जब आपका कान इतना बंद होना चाहिए कि बाहर की आवाज एकदम न सुनाई दे, तो आपको ऐसा लगेगा या तो दिल की धड़कन आपको यहाँ से धक धक सुनाई देगी, यस सर। या तो ऐसे लगेगा जैसे पानी हो या हवा चल रही है। एक बार फिर से जरा देखिएगा, जिसने बोला है कि नहीं आ रही आवाज, बहुत इंपॉर्टेंट। सर शून्य तो नहीं होता, ब्लैंक नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ वो बाहर की कोई ब्लैंक नहीं होगा, राइट, ब्लैंक नहीं होगा, नहीं था। सम साउंड, कोई न कोई आवाज जरूर आएगी। और कौन सी आएगी अब आप जान। करो फिर से, सर 10 ब्लैंक। सेकंड के लिए करो, जी। मुझे मत देखना, 10 सेकंड के लिए करो और फिर उसके बाद बता दो। चलिए बताइए। सर वाइब्रेशन सर बहुत तेज थे, बट पानी की आवाज तो नहीं आई। किसी कोई भी साउंड आए भाई, पानी की तो मैं एक बात मैंने बोला कि एनी साउंड यू विल हियर, ऐसे जैसे कोई वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ पानी बह रहा है, हो रहा है हवा चलने की आवाज, साए साए करने की। अगर आपका ध्यान अच्छा लगने लग जाएगा तो आप 2 आवाज सुनोगे। सर मुझे इसका तो आप, प्लेन में बैठ के वो जो होती है ना हाँ जी, बात। कैसे भी साउंड आएगी आपको ऐसा लगेगा कि साउंड क्रिएट हो रही है, आप इमेजिन नहीं कर रहे। हम्म।
इमेजिन नहीं कर रहे हो, आपको कोई न साउंड उसका मैं बता दूं कि कहाँ से आती है आवाज वो। सर, जब हाँ हेलो सर, मुझे ऐसे आ रही है जैसे कि दिल्ली दूरदर्शन में वो नहीं होता था पुराने टाइम में, जब कुछ नहीं आ रहा होता था दिल्ली दूरदर्शन में, तो वो आवाज आती थी जो टीवी में से। हाँ, कोई साउंड वो क्यों आती है मैं आपको बता दूं तो आपको समझ में आएगा। हमेशा हमारे सिर के अंदर नहीं पूरे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, ब्लड रुकता नहीं है। जब आप कान बंद कर लेते हो तो बाहर की साउंड एकदम नहीं होती, क्योंकि आपने पूरी तरीके से दबा के रखा हुआ, बहुत जोर से दबाया मैंने नहीं किया था। भ्रामरी प्राणायाम में तो खाली ऐसे कर लेते हैं, इसमें मैंने इसीलिए आपको 4 फिंगर के लिए बोला था। जब आप करते हो तो जो साउंड क्रिएट होती है आपके सर्कुलेशन की, वो और वो कैसे होती है, डिफरेंट होती है। जैसे आपने बताया कि आपको ये आ रही है, किसी ने बताया कि हमको एरोप्लेन की जैसी आवाज आ रही, कोई न कोई आवाज जरूर आएगी और वो इमेजिनरी नहीं होगी। नहीं, इसका अभ्यास करिए तो कभी हम आप से बात करेंगे तो बताएंगे कि तो आज हम इतने करते हैं। अब किसी का प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, बेशक आप जरूर पूछिए। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, मैंने दवा का नाम मैं नहीं बताता अक्सर, लेकिन चूंकि बात हो रही तो मैं आपको बता दूं। जब कैल्शियम की डेफिसिट हो जाती है, कैल्शियम इसमें लग जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। इस फैक्टर मैंने बोला था, तो सबसे ज्यादा वही होता है। यानी हर 4 आदमी में 1 आदमी को, और 4 आदमी में समझ लो 2 औरत को ये प्रॉब्लम है अर्थराइटिस की। लेडीज को ज्यादा है, पता नहीं क्यों, आप जानो। हाँ, इसके लिए मैंने बोला कि इम्यून सिस्टम जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है। तो इम्यूनोग्रिड इन्होंने भारतीय संस्थान का नाम याद आता है, पतंजलि ने एक इम्यूनो नाम का बनाया है जो इम्यून सिस्टम को इनहेंस करता है, एक वो। और आर्थोग्रिड बनाया है उन्होंने जो अर्थराइटिस के लिए होता है। तो अगर आप चाहें, किसी को प्रॉब्लम है, पेन होता है, तो अलग से उसका है दर्दनाशक उन्होंने एक बनाया, अगर आप बोला तो। ये तो तीनों चीजें चूंकि जो एलोपैथी मेडिसिन होती हैं, अगर दर्द के लिए लिया जाए तो वो चीजें अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि वो खुद किडनी के लिए बड़ा हार्मफुल होती हैं। जो अंग्रेजी दवाइयां होती हैं ना, किडनी को बहुत हार्ड नुकसान करती हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयां किडनी को असर नहीं करने देती हैं। लेकिन इनका असर वही होगा, इनका साइड इफेक्ट नहीं होगा। अभी ले सकती है, ये क्योर करती है। आयुर्वेदिक पे हमारा इसीलिए विश्वास नहीं बन पाता है क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। और आपने मेडिकल की दवाई लिया तो आपने फौरन खाया गोली और दर्द गायब। तो बोलते हैं कौन पीछे पड़े, दर्द की दवाई खा लेते हैं। तो मतलब आपको समझ गया कि ये दर्द की दवा जो आप लेते हैं एलोपैथी, वो आपकी किडनी को हार्म करती है, लेकिन आयुर्वेदिक करता ही नहीं करे। आप कुछ पूछिए, भी मैं बता रहा हूँ। हाँ अरुण जी, मुझे 2-3 क्वेश्चन हैं मेरे। हाँ जी। एक तो ये जो कपाल भाती करते हुए और अनुलोम विलोम करते हुए हाथों को वैसे ही मुट्ठी बना के रखना है जैसे आपने बताया। हाँ, अगर इससे करते हैं तो आपके एक एक्यूप्रेशर का काम हो रहा है। अच्छा, इसलिए ठीक है। ठीक है। बाकी तो आप और चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपके ऊपर है। हाँ ये जी, ऐड ऑन बता दिया मैंने कि आप आराम से इसे करते हो। और तो और अगर आपकी कमर दर्द करती है तो मतलब हम तो ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद किया और यहाँ रखी है, तो कमर को भी सपोर्ट इसने दिया, ये देखो। लेकिन ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठ। तो ये प्रेशर भी बढ़ गया और मेरी कमर भी सीधी हो गई और कमर में दर्द भी नहीं होगा। आप आधे घंटे बैठे रहो, पता भी नहीं चलेगा। ठीक ठीक। और एक क्वेश्चन और है कि मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है घुटनों की, तो मैं क्रॉस लेग तो बैठ ही नहीं सकता, और
घुटने एक मुड़ जाता है काफी, दूसरा तो मुड़ता नहीं। ये योगा ऐसे करने से हो जाएगा ठीक? ये जो मैंने आपको पहले रबिंग एक्सरसाइज करवाई थी ना, हाँ जी। रबिंग एक्सरसाइज, और आप एक काम और करें, ये मेथी होता है ना, उसका स्प्राउट बना के लेना है। यानी एक दिन आप मेथी ढेर सारी 100 ग्राम के करीब मेथी दाना भिगो दीजिए पानी में। हाँ जी। सवेरे उठ करके उस पानी को पी लीजिए, हम्म। और फिर उसको अच्छे तरीके से धो लीजिए पानी से, उस पानी को भी पी लीजिए। फिर सुखा करके मेथी, मतलब पानी न रहे, मेथी को रख दीजिए। आप बाहर भी रख सकते हैं फ्रिज में। 2 दिन बाद उसमें अंकुर निकल आएंगे। 1 हफ्ते तक खाते रहो, बहुत फायदा करेगा। नंबर 1, घुटने के दर्द के लिए हमें पीछे चलने की आदत डालनी चाहिए। हम आगे चलते हैं, हम पीछे चलें। अब मुश्किल ये हो गया कि पीछे चलते समय कहीं हमारी उम्र ज्यादा है, हमने पीछे नहीं देखा, लड़खड़ा के गिर गए तो लेने की देनी पड़ जाएगी। तो सबसे अच्छा एक तरीका है, एक पोल गड़ा हुआ है कोई चीज, उसको पकड़ो और उल्टा चक्कर लगाओ। अब तो कभी उल्टी डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, यानी पीछे चलना। ठीक, हाँ ये बढ़िया है। वो इतनी जल्दी आपके घुटने को रिलैक्स देगा कि आप सोचोगे अभी तक क्यों नहीं किया। ठीक। पर इसमें चक्कर नहीं आएंगे ऐसे रोल रोल घूमेंगे तो? अरे दौड़ोगे क्यों भाई, धीरे धीरे वॉक करते समय चक्कर आता क्या? आप धीरे धीरे चलो। एक तो मैंने एक बताया कि जैसे आपको प्रॉब्लम है कि आप पीछे बिना देखे नहीं जा सकते, नहीं घूम घूम के बार बार देखोगे तो पता चला गर्दन दर्द करने लगी। या तो एक ऐसे फील्ड में जाइए जहां पर कि कोई इधर उधर चीज अड़चन न पड़ रही हो, तो ठीक है, तब तो आप चल सकते हो। नहीं, अदरवाइज जो मैंने तरीका आपको बताया। ठीक, तो ये आर्थराइटिस में घुटने के ये हो सकते क्रॉस लेग बैठ सकते हैं? हाँ जी, सम टाइम। अगर आप ऐसा करोगे, देखो मैंने जो एक्सरसाइज बताई थी, हाँ जी, शायद ये नहीं बताया था, ऐसे पकड़ करके बताया था ये? यस सर। नहीं बताया, नहीं बताया पर था, आपने बताया था सर। हाँ, मैंने ये बताया, यस हाँ जी। ये नहीं बताया था सर। ये करना, और ये आप थोड़ा सा नजदीक बाहर रखो, फिर करो। अगले दिन ऐसे ले लो, नहीं तो इसे बैठो। देखो जरा, ये क्या किया मैंने, नमस्ते किया, दोनों पैर ऐसे जोड़ दिए। ऐसे पैर जोड़ो और आगे पीछे करो। देखो घुटने देखने में आसान लगता है, करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये तो आसान है, तो आदत बन जाएगी तो ये भी होने लग जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर बैठ के नहीं कर सकते तो लेट के कर लेते हैं। हाँ? समिता लेट जी, के कैसे कर सकते, लेट कर जरा देख लीजिएगा, अगर नहीं दिखे तो बताना। एक तो ये हो गया, एक ये। दो एक्सरसाइज हो गई, एक तो घुमाया मैंने पैर को, और एक पंजा नमस्ते बना करके खोला और नजदीक लाया। तो ये घुटने की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, घुटने की भी होती है और इसकी भी एक्सरसाइज होती है, एंकल की। ठीक, हाँ, धन्यवाद। तो और तो किसी ने पूछा ही नहीं। सर पूछ रहे हूँ, हैंड रेज है। समिता जी अनम्यूट कीजिए। ऑडियो खोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है आवाज अभी? यस, अब आई। ऑडिबल है। सॉरी सॉरी, मैंने ये बोला कि आपने बोला था उल्टा चलने के लिए, तो पानी में उल्टा चल सकते हैं? मैं स्विमिंग पूल में उल्टा चलती हूँ अपने घुटनों के दर्द के लिए। कहीं भी चलें, अच्छा, कहीं भी चले, लेकिन पानी में आप कितनी देर चल लोगे, ज्यादा मैं नहीं चल पाओगे ना, 15 क्योंकि मिनट पानी रोकता है, पानी रोकता है, फ्लो को नहीं करने देता। जब हाँ, आप हवा में चलोगे तो आपको रोकेगा नहीं पानी, हवा नहीं रोकेगी, तो आप ज्यादा मूव कर सकते हैं। ठीक है ठीक तो है। पानी से ज्यादा फायदा है आपको जमीन पर चलना।
डेफिनेटली। ठीक है। और इससे और एक रिलेटेड, रात में जब सोते हैं उसके पोस्चर से भी ये दर्द बढ़ सकता है? जैसे साइड में एक करवट लेके पैर ऊपर उठा के सोने की आदत है मुझे, तो इससे क्या स्ट्रेस होता है नी पे? नहीं नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं होता सोते समय। जो भी पोजीशन है आपकी, उसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं आता है। बल्कि बोला जाता है कि अगर आप पैर मोड़ो, पैर मोड़ने के बाद जो पैर मोड़े हो किसी तकिया पर रख लो उसको, हाँ 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 तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे पेट पे प्रेशर नहीं जाता, हाँ, तो ठीक है। अच्छी चीज है। और एक लास्ट क्वेश्चन, ये आर्थराइटिस से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे बहुत नाक में ये म्यूकस जो बोलते हैं, लाइक सांस मेरी साफ नहीं रहती है। कभी कभी भी जैसे ऐसा लगता है कि कुछ स्टफी नोज जैसे है, वो वाइट जो ट्रांसपेरेंट वो बहुत हाँ निकलता हाँ रहता है, तो उस हाँ जी। दो तीन चीजें देखिए, एक तो अगर आप योग की बात करें तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम होता क्या है, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आपको बीपी तो नहीं, अगर बीपी हो तो भस्त्रिका थोड़ा धीरे से करते हैं। तो भस्त्रिका जैसे पतंजलि में स्वामी रामदेव करते हैं, वो थोड़ा मैं डिफरेंट बताता हूँ। एक नाक को बंद किया मैंने, एक नाक से इनहेल एक्सहेल किया, देखिए जरा, इससे किया, उसके बाद दूसरी नाक से, और फिर अनुलोम विलोम थोड़ा फास्ट मैंने बोला तो ऐसे, एक तो ये काम करेंगे। दूसरा है, इसमें आप रोजाना रात को जब आप सोएं तो आप सरसों का तेल बेहतर है, सरसों का तेल या देशी घी आप डालें, या कोई भी तेल डाल सकते हो आप। रोजाना उसकी आदत बना लें, और एक हफ्ते में एक दिन कम से कम, हम तो रोज के लिए बोलते हैं कि आप अनीता जी से सीख लीजिए जल नेति करना। वो मैं करती हूँ, नेति में करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। आप कितने दिन पे करते हो? वो तो जब बहुत सब स्टफ हो जाता है तब करती हूँ, ऐसा रेगुलरली नहीं नहीं, आपको एक आदत बनाओ, पहले एक हफ्ते, उसके बाद एक हफ्ते में एक दिन किया करो। एक ये हो गया। आंवला बहुत फायदा करता है, आंवले का जूस लीजिए। कच्चा आंवला मिल जाए तो एक आंवले की चटनी, नमक सोच समझ के, या ऐसे ही लीजिए। अदरवाइज सूप जूस मिलता है आंवले का, लीजिए और 1 लीटर 1 महीने में पी जाइए, 20 से 25 मिलीलीटर। ये धीरे धीरे आपकी ये प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक हफ्ते में एक दिन आप स्टीम ले लिया करो। तो सरसों का तेल आपने बोला नाक में डालना है कि नाक में, लगाना? नाक में नाक में डालना। सोने अच्छा। से पहले इतना डालें कि गले में चला जाए। तो दो दो चार चार बूंद डालिए इस नाक में, दो चार बांधो, थोड़ी देर के लिए आप लेटे ही रहिए, मतलब पीठ के बल। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते ठीक हैं। तो ये ठीक। आपका साइनस की प्रॉब्लम, अगर साइनस की भी प्रॉब्लम होगी तो भी सही हो जाएगा। और कफ की प्रॉब्लम जो बता रही हो, वो कफ ही होता है, जो बलगम आता है, हाँ जो नाक से आपको श्लेष्मा बता रही हो। ये हाँ, आंवला आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है। और डाइट में कोई चीज का सेवन बंद करें जिसकी वजह से ये इतना खट्टी होता चीजें, खट्टी चीजें अवॉइड करें। ठंडी चीजें एकदम, इसमें भी आपको मालूम है ना कि कफ में भी ठंडी चीजें अवॉइड करते हैं, है? राइट। नाक बंद हो जाती है। तो हमेशा गर्म चीजें, जैसे वात मिले रहे थे, वही चीजें इसमें भी अलाउ करनी। वात खट्टी वालों को खट्टी चीजें इमली। नहीं लेनी चाहिए, हम एक बताना भूल गए थे। टमाटर नहीं लेना है, राइट। नींबू ले सकते हैं। हाँ, आप इमली। और क्या पूछ रहे थे? इमली। इमली ले सकते हैं? हाँ, इमली ले सकते हैं, सर कच्ची इमली इमली। गला नहीं पकड़ती है? फिर और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी? गला पकड़ लेती है कच्ची इमली तो। इमली कितना लेंगे, आपके गला पकड़ लेगा। लेने ठीक का तरीका है ना, आप कितना लोगे। चटनी की अब मैंने कहा, वो सारी चीजें विटामिन सी वाली जितने होते हैं, वो आपके कफ को मारते हैं। तो जहां पर विटामिन सी मिल रहा है उसको आप लीजिए, चाहे वो फ्रूट्स हो,
यानी ये जो क्या कहते हैं, लौकी अगर ठंडी होती है इसलिए मना की जाती है, अदरवाइज उसमें भी विटामिन सी होता है। मेरा ख्याल है आप वीडियो बंद कर दीजिए, उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछते रहें, कोई जरूरत नहीं पर है, एक या दो जैसे आपकी मर्जी। आप मनीषा जी का क्वेश्चन है। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, मैं ये पूछना बताइए। चाहती हूँ, जैसे कि आज यहाँ पे इंडिया में स्पेशली इन यूपी बहुत ही ज्यादा फीवर चल रहा है, और फीवर के बाद जॉइंट पेन शुरू हुआ है। वैसे मुझे कोई जॉइंट पेन नहीं था, तो क्या जो आपने उपाय बताए हैं, क्या जो आपने एक्सरसाइज बताई है, वो यहाँ पर भी काम करेंगे इस फीवर के हर बाद जो जगह बॉडी काम करेंगे, लेकिन देखो फीवर तभी होता है, दो रीजन होता है फीवर का। आपका इम्यून सिस्टम अगर बहुत डाउन है तो कुछ भी प्रॉब्लम होगी आपको इमिडिएटली फीवर हो जाया करेगा, सबसे बड़ी बात। और फीवर होने का मतलब है आपकी एनर्जी जो है वो खत्म होती है, तो मालूम है आपको। इसीलिए मैंने बोला इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, पहली चीज। और जब अभी आप कपालभाति मैंने बोला करने के लिए, मैंने बोला ना 20 मिनट, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, कम से कम इतना करें, आपका इम्यून सिस्टम अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। ये तीन चीजें हैं जो आप सुना करते रहते हैं। एक एलोवेरा, ये दवाई नहीं है। एलोवेरा, गिलोय और तुलसी और आंवला, ये चार चीज अमृत है हमारी जिंदगी में। अगर हम इन चार चीजों को लेते रहें तो हमारा इम्यून सिस्टम के लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाती है। नहीं सर, जैसे ये एलोवेरा है, तो एलोवेरा खाने से मुझे ऐसा लगता है जैसे बॉडी में पेन बढ़ गया है। एलोवेरा मैं कच्चा जेल खाती हूँ, जैसे मेरे पास प्लांट लगा हुआ है, देख, कच्चा प्लांट मत से जेल खाइए, ना निकाल ना के ना ना ना, खाती देख एक बात बताऊं मैं आपको, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। एलोवेरा की कुल 450 वेराइटीज होती हैं, समझ रहे हैं? मेडिसिनल क्वालिटी हार्डली 15 या 20 प्रजातियों में ही पाई जाती है, समझ रहे हैं? जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो पतंजलि का हो या किसी का, वो मेडिसिनल प्लांट होते हैं। अगर उसको आप लेकर के देखें तो शायद जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो आपको प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके। यानी सारे एलोवेरा मेडिसिनल क्वालिटी सबकी नहीं है। वही होता है ना, दशहरी आम बहुत आम तो दशहरी भी है, और आम एक छोटे छोटे होते हैं वो भी आम है, लेकिन उसको खाओ तो खट्टा लगता है, उसको खाओ तो मीठा लगता है। वही बात है ना। उसी हिसाब से एलोवेरा में भी ये प्रॉब्लम होती है। तो एलोवेरा जो आपको दुकानों पे मिलता है ना, वो मेडिसिनल, यानी उगाते ही है वही एलोवेरा की खेती करते हैं जो मेडिसिनल क्वालिटी जिसकी होती है। तो आप सर उसको घर में लेके तो नहीं, सर घर में तो सबने एलोवेरा लगा के बैठे हुए हैं, 10 एलोवेरा लगा के, तो वो बेकार है फिर वो। उसको आप लगा सकते हैं बॉडी में, आप लगाइए, वो काम करेगा। राखी बोले क्या? हाँ हाँ। उसको आप अपने यूज लगाने में कर सकते हो, फायदा करेगा, लेकिन आप इनटेक जो करेंगे ये श्योरिटी नहीं है कि वो भी आपको फायदा करेगा। नहीं सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, जैसे कि आपने गिलोय बताए हैं, तुलसी बताए हैं, तो जैसे कि मेरे पास गिलोय रखा है और तुलसी रखा है, तो मैं उनको पका कर पी लूं, या मैं पतंजलि की वो जो घनवटी नहीं है नहीं, पका जो। के पीजिए। अरे ये सबसे अच्छी बात है। अगर कोई चीज, एलोवेरा आपके पास नहीं है, अगर है भी प्लांट तो उसकी क्वालिटी दूसरी है, लेकिन गिलोय की क्वालिटी सेम मिलेगी, तुलसी की क्वालिटी सेम मिलेगी। तो तुलसी का पत्ता आप काढ़ा बना के पियो, या चाय में डाल के रोजाना 5 पत्ती जरूर डालो, और उसमें दालचीनी डाल दो तो मजे आ गए। अच्छा, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है इसका मतलब? हाँ जी, इम्यूनिटी, ओके। इम्यूनिटी सबसे अच्छी वात के
सजेशन बस इतना ही है, आप एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे मत करिए। अच्छा, सीधी सी बात। ठीक ठीक। यानी 25 जो है आपके लिए मिनिमम है, इससे ज्यादा नीचे करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। और एक बात कई बार बताई गई है कि वो दर्द क्यों होता है बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी का जो मॉइस्चर है ना वो खींचता है। जब मॉइस्चर कम हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपने शायद कहीं पढ़ा होगा कि बोलते हैं कि अगर आप एसी चलाएं तो अपने घर में भगोने में खुला पानी रख दें, ताकि वो पानी ले जाए, पानी को ले जाए, आपका पानी कम ले। तो सर कोई डाइट में चेंज करके भी ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सकती है? डाइट केवल यही है, मैंने अभी बताया, आप लहसुन खाओ, आप चीनी खाओ, क्या कहते हैं, दालचीनी लो, आप अदरक लो, ये सारी चीजें गर्म है ना, ड्राई फ्रूट्स हाँ जी, लो, ये सारी चीजें आप लेते रहोगे तो शायद वो भी आप बर्दाश्त कर लो। ओके स्टार्टिंग ओके। में बताया सर ने सारा, दोबारा से हाँ देखिएगा आप वीडियो ना, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनीषा जी। किरण जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो सही, किरण नहीं जी, तो चला। किरण जी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी जी, नमस्कार हाँ सर। हाँ सर नमस्कार। मुझे जो परेशानी है वो एक तो मेरे लोअर बैक में बहुत पेन रहता है। मैं जैसे ज्यादा देर बैठ जाऊं, चलते हुए नहीं होगा, कुछ भी काम करते हुए नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ज्यादा देर सिटिंग करती हूँ, बैठती हूँ, तो मेरे लोअर बैक में पेन होता है। और मुझे साथ में शियाटिका का इशू है, मतलब लोअर बैक से पेन स्टार्ट होकर पूरी टांग के पिछले हिस्से से होते हुए और पैर तक चला जाता है वो पेन। तो दो चीजें देखो, साइटिका की प्रॉब्लम तो पक्की हो गई आपको है, जी। है? तो साइटिका के लिए मरकट आसन की कई विधियां हैं। अभी तो 8-10 विधियां मैंने बता दिया, आप अनीता जी से आप के साथ लगे रहोगे तो आपको बताएंगे। जी जी सर। मरकट आसन की जितनी विधियां हैं सारी करो, और उसमें 3-4 और जोड़ना है। एक तो कंधार आसन, मालूम है ना, ब्रिज पोज जिसको बोलते हैं अनीता जी। हाँ जी, हाँ जी सर। भुजंग आसन, कंधार आसन, चक्रासन, मत्स्य आसन, शलभ आसन, ये सारे आसन आपको जरूर करना है। और जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसनों को थोड़ा कम करना है, ऊष्ट आसन जरूर करना है। जी सर। और सर खाने में कुछ हाँ, खाने में कुछ चेंजेस करें या खाने में सीधी सी बात है, गर्म चीज। अगर गरम? साइटिका की प्रॉब्लम है तो गर्म चीजें ही फायदा करेंगी। एक और विधि हम बता देते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो। आप जब सोने जाते हो रात को, तो एक कॉटन, अनीता जी आपको एक लपेटा यहाँ भारतीय योग संस्थान का मिल रहा था, जिसमें एक कॉटन है और एक वूलन क्लॉथ है, कॉट, वो यस, 130 है ना। नमक पर तो और उसमें, हाँ, वो लपेटा के नाम से हाँ बोलते जी, हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ। और वो बहुत ही फायदा करने वाली है। आप इनको बता दीजिए कि वो कैसे करेंगे, हम बता दें। एक वो है, चादर है, चादर इतनी चौड़ी होगी और इतनी लंबी होगी। उसको आप गर्म पानी से भिगोइए और निचोड़ दीजिए। निचोड़ने के बाद में आप इस तरीके से लपेटें कि आधा नाभि के ऊपर हो, आधा नाभि के नीचे लपेट जाए। उसको लपेटना, निचोड़ करके लपेटना। उसके ऊपर से वूलन क्लॉथ, अगर आपके पास मान लीजिए लपेटा नहीं है तो शॉल वाली आती है, शॉल को लपेट करके थोड़ा सा एक पतली सी गांठ लगा दें, ताकि वो इंटैक्ट रहे, और सो जाइए। कम से कम 1 घंटा अगर वो बंधा रहे, इस तरीके से आप करो तो आपको बड़ी जल्दी रिलैक्स मिलेगा, और उससे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही हो जाएगा, कमर के दर्द में भी फायदा मिलेगा, और इस साइटिका जो आपकी अभी शुरुआत है इसका, वो भी खत्म हो। तो सर ये पूरी रात इसको लपेट के सोना है? 1 घंटा तो बताया मैंने, 1 घंटा के बाद 1 उतार घंटे दो, के बाद आपके इसको दिन में भी छोड़ आप दो। इसको लपेट सकते ठीक हैं। है ठीक है ठीक है। जी सर।
और सर आप कुछ दिन में भी कर औषधि आप सकते बता सकते हैं, आयुर्वेदिक कोई औषधि, जैसे अभी पेन बहुत ज्यादा है तो क्या ले सकते हैं हम इसमें? हैं। स्वामी रामदेव के यहाँ देखो, हम केवल उन्हीं का हमें मालूम है। वहां पे आप जाएंगे तो वो एक दर्दनाशक है ही है, टेबलेट ही है, उनके यहाँ मिलती है। आप उसको लीजिए, और दर्दनाशक तेल भी है, इन दोनों को लगाएं आप। अगर आपको ज्यादा दर्द होता है तब उसको लगाइए, नहीं तो ये जो आसनों का नाम मैंने बताया है ना, आगे झुकने वाले आसन नहीं करने, याद है नहीं, आगे वाले आप करोगे तो आपको दिक्कत बढ़ जाएगी। तो मरकट आसन, भुजंग आसन, शलभ आसन, और अभी जो बताया था कंधार आसन, ये वो सारे आसन जिसमें आपकी ऊष्ट्रासन, जिसमें आपका पेट आगे जाता है, तो पीछे जी सर। झुकने वाले सारे आसन आप करेंगे, आपको एक हफ्ते में आराम मिल जाएगा। आप करो तो सही, पता नहीं आप योग करते हो या नहीं? योग करते हैं सर, मैं अनिता जी से पर्सनली आके मिलूंगी। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने बताया बहुत अच्छे से, बहुत हाँ, बहुत तो धन्यवाद। ये आपको अनीता जी बता देंगे, जितना इनको याद हो गया है कि हम कौन कौन, तो ये इनके साथ रहेंगे तो आपको पर्टिकुलर ये आसन अगर करवा देंगे। तो अगर आप इनके साथ नहीं भी करते हो तो अपना अलग से करो, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी अपनी है। सर रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। 1-2 दिन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। 1-2 दिन करने से फायदा यही है कि करो ही मत, वहीं पहुंच भगवान जाते हैं ना भरोसे फिर। चले जाए। हाँ जी। हाँ सर, एक क्वेश्चन योगी मुझे भी पूछना है। जरूर। हाँ, जैसे यहाँ पर ये फीवर चल रहा है तो उसमें RA फैक्टर आया लोगों का रिपोर्ट के अंदर। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये मतलब ठीक हो जाएगा अगर इनको आर्थराइटिस आ गई तो हाँ, क्यों नहीं ठीक होगा। ये ऐसी चीज है जो अपने आप, अगर आप योग करते रहो, खाने पे अभी दिया गया खट्टी चीजें खट्टे नहीं खानी, चाहे वो टमाटर हो, कोई भी खट्टी चीज नहीं खानी, यानी इवन टमाटर भी, जबकि टमाटर के बिना हम सब्जी नहीं बनाते। तो सब टमाटर नहीं खाना, समझ लेना कि 500 रुपये किलो मिल रहा है टमाटर, अभी नहीं खाना है। तो टमाटर कतई नहीं खाना है। जितनी भी खट्टी चीजें, जो भी आप समझते हो कि फ्रूट्स इवन जो खट्टे होते हैं, उनको भी नहीं खाना है। नहीं? आंवला भी नहीं लेना है, सीधी सी बात। और साथ साथ में अगर वेरिकोज की प्रॉब्लम भी है किसी को, भाई वेरिकोज की प्रॉब्लम तो गर्म चीज खाने के लिए बोलते ही हैं, हम सारी गर्म चीजें खाएं, और एक्टिव जो नहीं एक्सरसाइज उसमें बताई गई। विटामिन सी के लिए बोलते हैं ना कि विटामिन सी तो लेना है फिर। और हाँ, तो आर्थराइटिस। विटामिन सी कोई जरूरी थोड़ा ना है कि वही चीज मिलेगी जहाँ खट्टी चीज है वही विटामिन सी है, ऐसे थोड़ा ना। विटामिन सी तो सारे फ्रूट्स में पाई जाती है, वो सारे फ्रूट्स खाइए। कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता? सभी हर जगह मिला हुआ है। ठीक है, मीन्स कि चलिए। लेमन बिल्कुल बंद कर देना है। हाँ जी, खट्टी चीजें बंद कर दे। वैसे हम्म। लेमन के लिए मना नहीं किया जाता है, लेमन के लिए बोलते हैं आप ले सकते हो। रीजन वो साइट्रिक एसिड होता है वो, तो साइट्रिक एसिड आप ले सकते हैं। और सबसे ये जो चीजें फाइबर वाली लेने के लिए जो भी 4 चीजें बताई थी हमने ना, अगर ये 4 चीजें लेते रहें तो मैं सच में बता रहा हूँ, अपने आप ये सारी चीजें सही होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो आप तो दूर चले गए, नहीं तो दिल्ली NCR में तो मालूम है इस समय 400 से ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है, हर चीज सही होने वाली है। योगिक क्रियाएं बहुत जरूरी है। हम इसमें बार बार बोल रहे हैं कि कपाल भाती को अगर बढ़ा दें, जब इतना पता चल गई कि कैंसर को सही कर सकता है, यस। तो उससे और कौन सी ऐसी चीज है जो सही नहीं होने वाला है? कपाल भाती की मात्रा बढ़ा देना। 20 मिनट तो हम उनके लिए बताते हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाह रहे हैं। आपको मालूम है ना कि कई लोगों को ऐसा था जिसको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम थी। थैलेसीमिया बोलते हैं हीमोग्लोबिन 7-8 से ज्यादा नहीं होता। बिना कुछ खाए, जो उनकी रोज की डाइट थी वही खाते हुए उन्होंने आधा घंटा कपाल भाती किया और वो चला गया 12। सोचो जरा।
अब क्यों चला गया वो अच्छा प्रश्न है अगर कोई पूछे तो। अदरवाइज कपालभाति अपने आप में एक ऐसी चीज है जो बड़े आराम से क्योर कर सकती है अगर थोड़ा ध्यान से किया जाए तो कभी और किसी सब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो आप बात कर सकते हो। फिलहाल चलते हैं आज। जस्ट अरुण जी, ये विनेगर भी वर्जित है इसमें लेना? हाँ जी, विनेगर तो ऐसे एसिटिक एसिड होता है, वो तो मना ही मना है विनेगर। अच्छा, ठीक ठीक। ओके सर, थैंक यू। आप सभी को अगर कोई और टॉपिक पर कभी भी ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं सर को एक बार फिर से कष्ट देने की कोशिश करूंगी। तो सर आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। थैंक यू सर। और थैंक यू आपने सर। ये जब नमस्ते ये सर, बनाना थैंक ना यू। अपना हाँ जी जो, तो वो आप वीडियो भेज दीजिएगा जरूर उसको। सर। हाँ, ये वीडियो मैं भेज दूंगी, यूट्यूब पे रहेगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू आप दीदी, सभी थैंक का यू, भी बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद जो सभी लोग जुड़े। थैंक यू। थैंक यू।